अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह पता है आपको कि कियानी ऑफिशियल पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लाते हैं और उन प्रोग्रामों में हमारी कोशिश होती है कि दुनिया भर के अच्छे लेजेंड जो है उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए और सिर्फ मुलाकात ना करवाई जाए बल्कि उनके नॉलेज से आपको मुस्तफीद भी किया जाए, जिनसे आप उनसे सवाल जवाब का भी सिलसिला जो है वो जारी रख सकें, ऑनलाइन सवालात भी पूछ सकें। तो पाकिस्तान से हमारे बड़े अच्छे-अच्छे शौकीन जो हैं लेजेंड्स वो यहाँ पर आए, हमारे साथ बात की। तो हमारे मेज़बान इंडिया से जो हमारे प्रोग्रामों में हुआ करेंगे, गुरुचरण भाई। तो गुरुचरण भाई किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं अपने इंडिया में, और नॉलेज इनका जो है वो तो हम जैसे-जैसे आगे प्रोग्राम हुआ करेंगे तो आप देखेंगे, शेयर करेंगे नॉलेज, तो आपको अंदाज़ा होगा इनकी नॉलेज का। तो आज सिर्फ़ इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कराने के लिए हम जो है इनको ऑनलाइन लेकर आए हैं अपने साथ और दोस्तों से। तो गुरु भाई आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नमस्कार। गुरु भाई सबसे बताया पहले बताएँ, सेहत आपकी कैसी है? ठीक है? और वहाँ पे इस वक़्त इंडिया में क्या टाइम हो चुका है? क्योंकि मुझे बड़ा डार्क नज़र आ रहा है पीछे। मैं तो अपने फार्म में हूँ, यानी इसलिए वो लाइट अंदर लाइट जलन नहीं होता, इसलिए मैं बाहर हूँ, इसलिए डार्क नजर आता है आपको। तो गुरु भाई फ़ार्म आप मुर्गों के फ़ार्म में हैं? जी। अच्छा गुरु भाई ये बताएँ, सबसे पहले कितना अरसा हो गया शौक करते हुए आपको? और कौन से शौक के आप जो है करते हैं? एक तो खुले कील का है, एक बंद कील का है। आपका शौक क्या है? नहीं, हमारे एरिया में ये खुले कील का ही शौक होता है, लेकिन कांटे हैं ना, कांटे थोड़ा कम करके उसको फाइलिंग करके लड़ाते हैं, यानी पट्टाबाजी बोलते हैं हम लोग। ऐसे लड़ाते हैं जैसे टेपड हिल फाइट होती ना, उस हुँ। तरह कांटे कम कर देते हैं, यानी छोटे कर देते हैं, और वो लड़ाई जाता है जानवरों को। गुरु भाई तो वैसे जो है इस शौक में आप क्या समझते हैं, मुर्गे के साथ इंसाफ जो है वो कांटे में है या टेप में है? वो टेप्ड हिल फाइट जो है ना, उस वो थोड़ा अच्छे से चल रहा है, लेकिन कांटों वाली बाजी है ना, उसमें वो अच्छे नहीं चल रहा है। इसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी रूल्स भी कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं, और बेटिंग का काम होना कुछ ज्यादा ही हो गया, और बेटिंग करने वाले वो रिजल्ट को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कुछ इस तरह हो गया। और जो आप समझते हैं कि जो टेपेड फाइट है उसमें मुर्गे को चांस मिलता है, दूसरी में उसके लिए चांस कम हो गया। चांस कम हो गया ये। गुरु भाई तो इंडिया का जो शौक है उसमें हर यहाँ पर देखें जिस तरह मियाँ वाली का एक नाम चलता है, तो आपके हम्म। इंडिया में कौन सा इलाका है जिसका नाम आप समझते हैं कि वहां के मुर्गे जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं? देखिए, ये यहाँ के मुर्गे अच्छे हैं, वहाँ के मुर्गे बुरे हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये ग्लोबलाइजेशन के जरिए अच्छी चीज जो है ना कहीं भी पहुंच जाती है। अच्छे शौकीन है ना, उसको हासिल करके अच्छे से तैयार करके अच्छे से फीडिंग वगैरह दे करके लड़ा रहे हैं। एक जमाने में ऐसा था, और ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज बहुत कम थे, और कोई कोई जगह में बहुत ही अच्छे जानवर हुआ करते थे, और कोई जगह में ऐसे बेकार जानवर हुआ करते थे। अब ऐसी बात नहीं रही। गुरु भाई मेरा सवाल पीछे वाला रह गया, मैंने आपसे पूछा था आपको कितना अरसा हुआ इस शौक में? देखिए, ये हमारे वालिद साहब और हमारे दादाजी अ, यानी मरुबाज थे, और जानवर रखा करते थे। ये शौक जो है ना बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो गई है, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में जन्मा हूँ जो आजू बाजू में जानवर, बहुत सारे जानवर थे, और उनको देखते 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 यानी हम में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। तो उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये 3 किलो वाला, ये 4 किलो वाला जानवर इतना पावर कैसे जनरेट करते हैं, ये बात, ये क्यूरियोसिटी हमको यानी रिसर्च करने में यानी मदद मिली मेरे को। और मैं ऐसे करते 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 जानवर के बारे में थोड़ा बहुत जान गया हूँ। और अब ऐसी है बात कि जानवर के बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ इस तरह लगाव हो गया जानवरों से। गुरु भाई हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जब
बंद गद्दी की बात आती है तो फरीदकोट के नाम को बहुत ज्यादा मेंशन किया जाता है। तो फरीदकोट के बारे में हमें बताएं कि वहां का क्या सिस्टम है। एक नस्ल थी वहां पर बहुत सारी नस्लें थी, अब भी हैं या खत्म हो चुकी हैं। वहां के बारे में थोड़ी सी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, फरीदकोटी नस्ल में ज्यादातर डार्क यानी जरा लाखा और काले हैं। और वो नस्ल अभी भी कायम है उन लोगों के पास, और वहाँ बंदगती बाजियां लड़ा रहे हैं लोग। और वो बड़े मुर्गे रखते हैं। जी। यहाँ पर गुरु भाई कुछ जो नस्लें बड़ी मशहूर हुई पास्ट में, जिनमें नवाब साहब वाले, और ये नाम आपने भी सुने होंगे जरूर। तो वो भी कहते थे हम्म। कि ये मुर्गे फरीदकोट से आए थे। और वहां पे जतिंदर सिंह नाम का कोई बंदा था जिसके पास से ये हम्म। ब्लड लाइन आई। तो इनकी कोई आपको आइडिया है पीछे ये नस्ल मौजूद है, खत्म हो चुकी है, इनका कोई सिरा नहीं मिलता सिरे से? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई है, कोने कोने में अभी भी कायम है वो नस्ल। और कुछ लोगों के पास अभी भी वो ऐसी बर्ड्स हैं अभी। वो बड़े संभाल के रखे हैं, वो लड़ा रहे हैं कभी कभार। ठीक ठीक गुरु भाई। और आपने एक वहां पे आपसे एक और बात पूछी, वहां की एक और मशहूर नस्ल थी जिसे सोन तोल कहा जाता था। सोन तोल नाम की कोई नस्ल थी, या ये रंग का नाम था, या इसके बारे में कोई थोड़ी सी हिस्ट्री है आपके पास? नहीं, सोना तोल है ये, सोना तोल। अभी अभी तो ये नस्ल अब तो नहीं रही, अब तो खत्म हो गई है। बहुत पहले इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में एक यानी एक राजा था। वो एरिया का नाम था अयोध्या, अवध कहते थे उस जमाने में। वो राजा साहब एक मुर्गे उनको बहुत ही अच्छा लगा। एक गरीब के पास था एक मुर्गा। वो राजा साहब को बहुत ही अच्छा लगा वो मुर्गा। वो खरीदना चाहते थे, लेकिन वो बंदा जो है ना, अपने मुर्गे से बहुत प्यार करता था वो, और देने के लिए राजी नहीं था। ये राजा साहब ने क्या किया, मैं सोने के, यानी वो जितना वेट का था उतना वेट मैं सोने में दूंगा, ये मुर्गा मेरे मेरे को दे दो करके बोले थे उस टाइम। ऐसे करके वो करीब करीब 3 किलो या फिर 3.5 किलो वाला मुर्गा था। उतना वेट गोल्ड में दे करके, यानी सोने में दे करके वो मुर्गा ले लिए साहब। और बाद उन में वो राजा साहब बाजी का लड़ा कोई उन्हें। उन राजा जी। साहब का नाम कोई पता है आपको? क्या नाम था? नहीं, मेरे को उतना याद नहीं है, हिस्ट्री में उतना मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन ऐसा है, अयोध्या का राजा था वो, राजा जतेंद्र सिंह या यानी गुरविंदर सिंह, क्या नाम था उसका। तो गुरु भाई ये बात जो है, ये बातें सिर्फ बातों से चलती चलती निकली हैं, या कि ये किसी बुक में भी आया? नहीं नहीं, हम लोग देखिए, हिस्ट्री को के लिए, हिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। उस जमाने में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, हर्बर्ट एटकिंसन। उन्होंने इंडिया में अभी मिलिट्री ऑफिसर का काम करते थे। वो इधर उधर जाकर के बहुत रिसर्च किया, और ऐसे ही ये सोनातोल का नाम लिए। उन्हीं के बताई हुई बात है ये। ये बाद में वो नस्ल जो है ना, वो नस्ल सोनातोल के नाम से माना जाता था। कुछ इस तरह अपने नोट्स में लिखे, वो बुक के रूप में बाद में आया। ये सब 1850 1860 उस टाइम की बात है। ठीक ठीक गुरु भाई। एक और बात, हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे सवाल पूछा हमसे कि मुर्गे के पाँव का उसके स्टेमिने के साथ कोई ताल्लुक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बहुत शुक्रिया आपने हमसे सवाल पूछा। मेरे ख्याल में ये सवाल पूछने के बाद गुरु भाई जो सवाल मेरे दिमाग में थे, उस इंटरव्यू को हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक पे इन्होंने हमसे सवाल पूछ लिया और मेरे ख्याल में आपसे बेटर इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो स्टेमिने की बात पूछी यहाँ पर मोहसन साहब ने, स्टेमिना जो है वो मुर्गे की छाती वाली हड्डी से भी लोग, स्टेमिना दो तरह का स्टेमिना है। एक स्टेमिना जो पिड़ में मुर्गा कितनी देर तक के लिए लड़ता है, ये भी स्टेमिना है। और दूसरी तरह का ये आरजी स्टेमिना है। और एक दायमी स्टेमिना है कि मुर्गा कितने साल तक लड़ेगा। कुछ मुर्गे 3 साल लड़ते हैं, कुछ 4 साल। तो तली जो है पाँव की, उसका ताल्लुक होता है उसके साथ।
और जो मुर्गे का पिड़ में स्टेमिना है वो मुर्गे की हड्डी हो गई। मुर्गे का जो ग्रेवेशन जिसे कश्य शकल कहते हैं, पॉइंट मिडल में आगे पीछे कुछ उसके पाँव की उंगलियां इनके साथ रिलेटेड जरूर होता है, लेकिन ज्यादा डिटेल और ज्यादा बारीकी से हमें इस बात को एक्सप्लेन जो कर पाएंगे वो जो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, गुरुचरण भाई। मेरे ख्याल में इनसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई और दे भी नहीं पाएगा। तो गुरु भाई यहाँ पे हमसे सवाल हुआ है कि मुर्गे के पाँव का उसके स्टेमिना के साथ कोई ताल्लुक होता है, ये तो एक सवाल किया उन्होंने। आप हमें बताएं स्टेमिना जो है मुर्गे का, उसका ताल्लुक किस किस चीज से है। मुर्गे का जो कश्य शकल जो ग्रेविटी का पॉइंट है वो मिडल में होना चाहिए, आगे पीछे उसका भी स्टेमिना से कोई ताल्लुक है। छाती वाली जो हड्डी है मुर्गे की, इसका भी स्टेमिना से कोई ताल्लुक है। स्टेमिना पे हमें एक आप ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन करिए ताकि हमारे दोस्त को समझ जाए। ये एक बड़ा एक नया टॉपिक हमें इन्होंने दिया आज। देखिए, स्टैमिना की बात हम इसलिए लेते हैं। देखिए, मुर्गे अच्छे नस्ल से हो सकते हैं, बहुत सारे मुर्गे होते हैं वो सब अच्छी नस्ल से हैं, लेकिन वो ही मुर्गा अच्छा परफॉर्म करेगा जिसका बॉडी शेप एकदम परफेक्ट हो। अब रही बात, ये परफेक्शन क्या है, किसको हम कहते हैं परफेक्ट और किसको कहते हैं इम्परफेक्ट। जिसको कहते हैं सही तरीके से बॉडी शेप है और जिसको कहते हैं सही तरीके से ये नहीं है। देखिए, ये ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, यानी आप समझ सकते हैं ना हमारी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सब समझते हैं इसको, ये जुबान हमारी इधर हाँ, यही चलती देखिए, कोई भी मुर्गा अगर आगे की ओर ज्यादा झुक जाता है, कोई भी मुर्गा आगे की ओर ज्यादा झुक जाता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो सीधा खड़े नहीं हो पाता, आगे वाले को अच्छे से देख नहीं पाता और उस तरह मूवमेंट भी नहीं कर पाता, उस तरह दाव भी नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे करते 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 उसका एनर्जी जो है ना, जल्दी जल्दी एक्सपेंड हो जाते हैं, जल्दी जल्दी खर्च हो जाती है और धीरे धीरे वो स्टैमिना है ना, वो स्टैमिना कम हो जाती है, वो एंड्योरेंस वगैरह कम हो जाती है। उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस में बदलाव हो जाती है, परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक गिर जाता है। इसलिए तो गुरु। बॉडी की शेप है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। गुरु भाई इसका मतलब है कि जो उसका कश्य शकल का पॉइंट है वो मिडल में हो मुर्गे के, तो उसका स्टेमिना जो है वो ज्यादा बैलेंस्ड होगा और वो मुर्गे पे ज्यादा अपना कंसंट्रेशन कर पाएगा। हम इस तरह कहें कि ना आगे की ओर ज्यादा झुकना चाहिए ना पीछे की ओर ज्यादा झुकना चाहिए। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, सेंटर में बिल्कुल रहना दोनों चाहिए। पंख, हाँ, पंखों के बिल्कुल बीच में, पीठ के ऊपर। समझ आ गए तो दोस्तों, जिस तरह बैलेंस आपने अच्छा देखा। रहेगा। जी जी। जी जी गुरु भाई बता रहे थे। हाँ, बैलेंस अच्छा रहेगा और उस हिसाब से उसको आगे पीछे दाएं बाएं मूवमेंट करने में आसानी होगी, यानी मूवमेंट स्मूथ होगा और आसान होगा। उस हिसाब से वो यानी उसका एंड्योरेंस में कमी नहीं आएगी, वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जो गुरु भाई अनकंफर्टेबल है। जी। ये बात कुछ दोस्त हमारे समझेंगे जो समझते हैं, जो कुछ नहीं समझेंगे शायद इस बात को। लेकिन जब मुझे यहाँ पे एक और बात याद आ गई, जब एक साइंसदान ने ये प्रूव किया, वो शायद जर्मनी या फ्रांस का, शायद मुझे सही याद नहीं, कि इंसान जो है वो इस दुनिया की मखलूक नहीं है, वो किसी दूसरे सियारे से इस दुनिया पे आ गया भटक के, एलियन समझ लें। तो उसमें उसने जी। जो पॉइंट्स रेज किए, बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए जिसपे उसने प्रूव किया कि ये इस दुनिया, उसमें उन पॉइंटों में मतलब कि ये नरम चीज चाहिए इसे सोने के लिए, ये जहां से आया वो नरम जगह थी, यहाँ की जो इस दुनिया की मखलूकें हैं वो पत्थरों पे हर जगह सो जाती हैं। उसके बाद से कहा दायमी बीमारियां इंसान को लगती हैं, जो यहाँ की मखलूकात हैं उनको दायमी बीमारियां नहीं लगती। तो इसी तरह उसने ग्रेविटी को भी मद्देनजर रखते हुए कहा, उसने कहा चूंकि इंसान सीधा खड़ा होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी की वजह से कश्य शकल उसको नीचे खींचती रहती है, कुछ उम्र के बाद जाके वो टेढ़ा और उसकी वो बॉडी शेप नहीं रहती। और अच्छा गुरु भाई, ये तो आपकी जो आपने ग्रेविटी का पॉइंट बताया मिडिल में होना चाहिए, तो ये बड़ा एक प्यारी चीज आपने बताई जो हमारे समझने वाले दोस्त हैं। अच्छा गुरु भाई, इससे हट के जो स्टेमिना है इसका ताल्लुक क्या कोई जो छाती की जो लंबी हड्डी होती है उससे भी है? हाँ, कुछ हद तक उससे भी है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट एक इधर मैं कहना चाहूंगा
ये बॉडी है ना प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। सबसे पहले परफेक्ट बॉडी बैलेंस, बाद में परफेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट बॉडी का होना जरूरी है। देखिए किसी किसी का गर्दन बहुत लंबा रहता है, और किसी किसी का टांगे बहुत लंबे रहते हैं, और मिड सेक्शन जो है, वो बीच वाला हिस्सा जो है ना, वो बहुत ही छोटा रहता है। ऐसे जानवर परफेक्ट प्रोपोर्शनेट बॉडी करके हम बोल नहीं सकते। उसका मूवमेंट जिस तरह रहना चाहिए उस तरह नहीं रहेगा, और उस हिसाब से लॉस ऑफ एनर्जी जो बोलते हैं ना, एनर्जी लॉस होता रहेगा और स्टेमिना जल्दी जल्दी वो खो देगा। समय ठीक हो गया। एक अच्छा एक गुरु। एग्जांपल मैं देता हूँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि ये हमारे साहब जो है ना वो समझ जाएंगे। देखिए टांगे मान लीजिए 5 इंच के टांगे हैं, यानी शैंक्स हैं। तो उसी हिसाब से उसका गर्दन जो है ना, यानी बेस ऑफ द नेक से लेकर के कान तक, यानी बेस ऑफ द हेड तक हम नापेंगे, तो टांगों की लंबाई और गर्दन की लंबाई एक होनी चाहिए, और बीच वाला हिस्सा जो है ना, इनसे डबल होनी चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात? बिल्कुल, मुर्गे की जो बेल है, लंबाई है, वो उसकी गर्दन जी, और टांगों से डबल साइज में होनी चाहिए। डबल तो साइज में मतलब उसकी होने छाती चाहिए, की उस हड्डी फिर लंबी होनी चाहिए। लंबी होनी चाहिए। तो ये स्टेमने और की एक हड्डी, छाती वाली हड्डी का मतलब ये किरदार है स्टेमने में। हाँ, गुरु वो भाई, प्रोपोर्शनेट बॉडी कहा जाता है। प्रोपोर्शनल बॉडी का। अच्छा गुरु भाई, ग्रेविटी के लिहाज से आपने बात की, स्टेमिना में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुर्गे के जो पंजे हैं, जो उसकी उंगलियां हैं, तलियां हैं, उसका मुर्गे हाँ, के स्टेमिना के साथ कोई ताल्लुक है? ताल्लुक है ना। अभी हम कहते हैं फ्लैट फुट और आर्च्ड फीट, यानी सोल्स में, यानी थिक सोल्स बोलते हैं, यानी फ्लैश ज्यादा है। सॉरी, गुरु भाई आपकी बात फ्लैश काटूंगा, ज्यादा है। बिल्कुल ये आर्मी का भी रूल है कि जब हम किसी को वो करते हैं तो उस वक्त देखते हैं कि जब वो बंदा, उसका फुट बिल्कुल इस तरह जमीन के साथ ना लगा हो, बल्कि फुट थोड़ा सा इस तरह उठा हुआ हो, तो वो बंदा, अगर ये जमीन के साथ टच है तो फ्लैट फुट है, तो उसको आर्मी में भी नहीं रखते। तो ये आपकी बात जो है वो हमारे दोस्त इस हवाले से समझ जाएंगे, फ्लैट फुट का मतलब जमीन से चिपका हुआ। चिपका हुआ, और उंगलियां है ना, उंगलियों के नीचे गोश ज्यादा रहती है, यानी वो बल्जिंग फिंगर्स बोलते हैं ना, कुछ इस तरह। ऐसे ऐसे पाँव वाले जानवर, उसका मूवमेंट स्लो रहेगा, और उसको उड़ने के लिए ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी है ऐसे जानवर। यानी ऐसे करते 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 वो स्टेमिना खो देगा, वो वीक हो ठीक। जाएगा, और पहले जैसी स्टेमिना, पहले जैसी स्पीड और पावर बाद में, यानी आधा घंटे के बाद या फिर 45 मिनट के बाद वो नहीं रहे। गुरु भाई, जो स्टेमिने से हमने, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट दी बात। आप अगर हमारे दोस्तों को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए इस सिलसिले में कि मुर्गे की उंगलियां जो है जमीन पे वो कैसे होनी चाहिए, कि जो बेस्ट वे है। देखिए नाखून जो है, नाखून जमीन की ओर झुक के रहना चाहिए। मतलब इस तरह होना चाहिए ना? हाँ, इस तरह होनी थोड़ा। चाहिए। हाँ, उस तरह होनी चाहिए। और सोल्स जो है ना, बिल्कुल थिन रहना चाहिए। उसमें हड्डी है, हड्डी के ऊपर चमड़ी, इतना ही रहना चाहिए। बिल्कुल गुरु भाई, यही और बात मैं आगे भी जो। आप साइड से अगर आप देखें, तो सोल्स जो है ना कंप्लीटली जमीन को टच नहीं होते हैं। यानी आप एक साइड से आप देखेंगे पैर को, ये सोल जो है ना कंप्लीटली जमीन को टच नहीं होते। वो ज्यादा से ज्यादा वेट जो है ना, ये 3 उंगलियां, सामने की 3 उंगलियां और पीछे की एक उंगलियां, उंगलियों पर ज्यादा वेट वो डाल करके खड़ा होता है वो जानवर, वो समझ बेहतर गया माना गुरु। जाता है। गुरु भाई आपकी ये बात भी दोस्तों को मैं दोबारा आसान लफ्जों में समझा दूं कि फ्लैट फुट जिस तरह, बिल्कुल इस तरह जमीन पे तली जुड़ी होने के बजाय जो मुर्गे के नाखून है वो थोड़े से बैंड होने चाहिए। जब नाखून बैंड वाला मुर्गा होगा तो
स्टेमिने में वो दूसरों मुर्गों से ज्यादा होगा। गुरु भाई ये जब जी जी ये ये इसलिए देखिए, जब मुर्गा उड़ जाता है ना, उड़ता है, यानी आगे वाले को मारने के लिए वो उड़ना चाहिए ना। जी जी वो उड़ने के लिए उसको फर्स्ट मूवमेंट वो क्या करता है, ये अपने उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ लेता है। और पैर और उंगलियों का फर्स्ट जॉइंट जो रहता है ना, फर्स्ट जॉइंट, वो समझ गया। जॉइंट बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, बिल्कुल पावरफुल रहना चाहिए, ताकि वो आसानी से अपनी उंगलियां अंदर की ओर मोड़ लेता है वो। फर्स्ट जब जॉइंट से दोस्तों अंदर की मतलब कि ये पंजा है, तो जो ये जगह जी, होती है फर्स्ट जॉइंट इसे कहते हैं। आपको हाँ साथ हाँ एक्सप्लेन कर दूं। हाँ हाँ। जी तो अंदर की ओर इस तरह मोड़ लेता है, तब आसानी आसानी से वो हवा में उड़ जाता है। और पंखे, उसी टाइम पंखे अपना फ्लैपिंग कर लेता है। वो आसानी से वो मूवमेंट है ना, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ, अगर वो मूवमेंट जब करेगा तो आसानी से हवा में उड़ेगा। और जितनी आसानी से हवा में उड़ेगा उतनी आसानी से आगे वाले को मार सकता है। चेहरे पर भी मार सकता है, गर्दन पे भी मार सकता है। उसके लिए मेन बात यह है कि उसके लिए उसको ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे फ्लैट फुट वाला ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे इसको नहीं करना पड़ता। तो उस गुरु हद भाई। तक स्टैमिना तो बच जाती है ना, जी जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और गुरु भाई स्पीड भी यहाँ पे ज्यादा रहती, दूसरी बात उसमें स्पीड भी ज्यादा रहती है। स्पीड तेज रहती है और उसकी उसको बड़ा मौका मिलता है आसानी। गुरु भाई यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि आपने ये चीजें बताई कि एक मुर्गा जो है फ्लैट फुट वाला होगा, छोटी हड्डी वाला होगा, उसका जो ग्रेविएशन पॉइंट है वो मिडल की बजाय हाँ, आगे या पीछे होगा, तो उसका स्टेमिना अच्छा नहीं होगा। जबकि अगर ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा जो जो चीज बैलेंस पे है उसका स्टेमिना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, यहाँ पे आगे उस्तादी, मुर्गे को जब हम तैयार करके लेके जाते हैं मैदान में, तो क्या शिकारी जो है तैयार करने वाला वो उस मुर्गे का स्टेमिना बिल्ट करके लेके जाता है, वो एक अच्छा स्टेमिना दिखाएगा कि मुर्गा अपने अंदर का स्टेमिना यूज करता है खुद ब खुद? इस बारे में हमारे दोस्तों को जरा इन्फॉर्म कीजिए। मैं क्वेश्चन समझा नहीं, फिर से बताइए। मुर्गा, एक मुर्गा फ्लैट में है बिल्कुल, जी और जी। उसकी जो है उसका ग्रेवेशन पॉइंट जो है वो भी आगे या पीछे झुका हुआ है, उसका स्टेमिना, हड्डी छोटी है, उसका स्टेमिना अच्छा नहीं है। एक अच्छे उस्ताद ने उसको तैयार किया तो मैदान में ले गया, तो मैदान में जाके मुर्गा खुद की एनर्जी बना के तो वो अपना स्टेमिना यूज करता है, हमने उसको सेट किया होता है, या कि वो जो हमारी तैयारी है उस पे एक बगैर स्टेमिने वाला मुर्गा भी अच्छा स्टेमिना दिखा सकता है? नहीं नहीं नहीं। देखिए, उस्ताद लोग या ट्रेनर लोग जो भी होमवर्क करके उसको तैयार करते हैं अच्छे से, तैयार करने से थोड़ा बहुत उसकी स्टैमिना में, यानी वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है, बस इतना ही। और ऐसे ही तैयारी और उतना ही टाइम दे करके, ऐसे ही फीडिंग दे करके, एक 8 फीट वाला मुर्गे को हम तैयार करते हैं, उसका स्टेमिना कुछ ज्यादा ही रहता है। गुरु भाई ये स्टेमिना जो है ये कितनी देर तक हमारे हाथों का स्टेमिना मुर्गा कितनी देर तक इस्तेमाल करता है, और कब वो अपने अंदर की एनर्जी भी आप समझते हैं कि यूज करना शुरू करता है? क्योंकि वहां पे तो उसे कुछ मिल नहीं रहा होता, पेड़ में तो लड़ाई में वो मसरूफ है, उसे बाहर से कोई किसी किस्म की नई कोई चीज मिली, हमने उसे खुराकें दे के तैयारियां दे के सेट कर दिया, वो बस अब चला गया मैदान में। तो क्या मुर्गा अपनी एनर्जी जो होती है उस एनर्जी का कोई ताल्लुक है जो अपने अंदर से वो बिल्ड करता है साइंसी वे पे? तो उसको एक्सप्लेन करें जरा। साइंस ये कहती है, देखिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करके एक चीज रहती है अंदर, बॉडी के अंदर, आदमी के बॉडी के अंदर भी रहती है, और जानवर के बॉडी के अंदर भी रहती है। ये स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं। मान ली कौन ही एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल खड़ा है, मुर्गा बिल्कुल खड़ा है। मान लीजिए 1 kg या 2 kg ऑफ एनर्जी बॉडी में है। वो जब मूवमेंट करने लगता है, जब लड़ने लगता है जानवर, जब मूवमेंट करने लगता है, वो 1 मिनट या 1.5 मिनट में वो एनर्जी खत्म हो जाती है। वो एनर्जी खत्म हो जाती है, तब बॉडी को एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना पड़ता है। वो एक तरफ बनाते रहता है और एक तरफ उसको खर्च करते रहता है, यानी लड़ते रहता है, एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी करते रहता है।
जिसकी ट्रेनिंग एकदम फर्स्ट क्लास है, जिसकी फीडिंग एकदम फर्स्ट क्लास है, 30 दिन की तैयारी में या फिर 2 महीने की तैयारी में वो मुर्गे को इस तरह आदत कराना चाहिए। तो फिर वो मुर्गा जा करके अच्छे से लड़ेगा और ज्यादा टाइम तक लड़ेगा। और वक्त गुजरते गुजरते उसका स्टेमिना कम नहीं होगा, उसकी स्पीड कम नहीं होगी, पावर भी कम नहीं होगी। जो इस तरह का तैयारी में नहीं था जानवर, मान लीजिए वो जल्दी जल्दी थक जाएगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती गुरु भाई यहाँ पे एक और चीज, तैयारी से आपने बात की तो हर गर्मी की तैयारी और है, सर्दी की तैयारी और है। बाज लोग खुश मौसम में रहते हैं, बाज लोग नमी में रहते हैं। तो तैयारी का जो है बेहतरीन तरीका, अगर आप हमारे जो नए दोस्त हैं उनको समझाएं तो मुर्गे की तैयारी क्या है, मुर्गे को कैसे तैयार किया जाए? उसको डंडा लेके बंदा पीछे भागना शुरू कर दे, या उसको वो जंपे दिलाए, 100 100 200 जंपे दिलाए, क्या करे? उसको कैसे बेहतर तैयार किया जाए? या मुर्गे की कोई जुबान है है। उसे समझे? सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए हम तैयारी क्यों देते हैं। यानी मुर्गे की स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और उसकी लड़ाई में थोड़ा बहुत मदद मिलना चाहिए उसको, वो करने के लिए। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुर्गे के बॉडी टाइप को हमको समझना चाहिए। ये ज्यादा ये टाइट बॉडी वाला है, या फिर लूज बॉडी वाला है, या वाटरी शैंक्स वाला है, या ड्राई शैंक्स वाला है। इसका नेचुरल तरीके से इसका इसमें क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर एंड्योरेंस ज्यादा है या एक्सप्लोजिव एनर्जी ज्यादा है, वो सबसे पहले समझना चाहिए। और जिस चीज की कमी है, जिस चीज की जरूरत है, यानी मैदान में वो दिखाने के लिए, मैदान में कुछ करने के लिए, उस चीज को बढ़ाने के लिए हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और हमको फीडिंग भी देना पड़ेगा। हर एक जानवर का एक ही मंत्र है, एक ही सिस्टम है, वैसे नहीं चलता। ऐसे करना अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर जानवर की उसकी जुबान है, जिसे समझकर उसके क्या चाहिए वो उसे प्रोवाइड किया जाए। जी। कोई मुर्गा 15 दिन में तैयार हो जाता है, कोई मुर्गा 40 दिन 50 दिन लग जाता है तैयार होने में। उसको भी हमको समझ करके उस हिसाब से उसको जोड़ मिलाना चाहिए, फिर उसके हिसाब से उसको लड़ाना चाहिए। ठीक हो गया गुरु भाई, तैयारी में ये अच्छा गुरु भाई, तैयारी तो होगी, तैयारी में तो ये चीजें चलो इम्पोर्टेंट होगी। एक सेका लगाते हैं मुर्गे को, आपकी तरफ भी लगाते होंगे, पानी हम्म। भिगो के कपड़ा और गर्म, और उसको सेके लगाते हैं। तो सेके समझते हैं मुर्गे के लिए कितने जरूरी हैं मैदान में जाने के लिए? तो आजकल के नए शिकारी कहते हैं कि सेका जो है ये तो वैसे ही बनाया हुआ है इन्होंने। नए 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 सेके की बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी को यानी फिजिकल एक्सर्शन से रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है, सेका देना बहुत जरूरी है। फोमेंटेशन जो कहते हैं, वो देना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक, सेका बहुत जरूरी है आपकी नजर में। अच्छा गुरु भाई, जी। ये तो हो गया एक, हमने तैयारी के लिहाज से दोस्तों से पूछा। अभी एक और आपसे क्वेश्चन पूछूं। मुर्गों मुर्गों की तीन शक्लें हैं, गोल शक्ल वाले भी हम्म। मुर्गे हैं, तकोन तीन शक्लों की, तीन कोनों वाली तकोन शक्ल के मुर्गे हैं, या लंबे चेहरे में मुर्गे हैं। तो आपकी जाती पसंद कौन सी है? और आप क्या समझते हैं कौन से वाले अच्छे हैं, या कि ये सब में ही अच्छे बुरे हैं? मैंने 3 किस्म के जानवर मैंने आजमा करके देखा। ये ट्रायंगल फेस वाले जो रहते हैं ना, ट्रायंगल फेस वाले मुर्गे सबसे अच्छे माने जाते हैं। और वाकई वो फंक्शनैलिटी को ले ले तो फिर वो दे आर द बेस्ट, वो सबसे बेहतरीन वो है। और ओवल शेप्ड वाले और राउंड हेड्स जो है ना, वो इंफीरियर, वो ट्रायंगल शेप्ड वाले से थोड़ा सा इंफीरियर माने जाते हैं। ठीक हो। यानी जिस तरह वो लड़ते हैं, जिस तरह हमने जितना उनका दिल मजबूत है, उतना इनका दिल मजबूत नहीं। थोड़ा सा नरम पड़ जाते हैं या फिर जल्दी थक जाते हैं, कुछ इस तरह। समझ आ गया, बेहतरीन हो गया। तो आप जाती खुद जो आपने जानवर रखे हैं वो कौन से चेहरों में? कौन सी नस्ल, वही न पूछ रहे हैं? कौन से गोल चेहरों के हैं, या तकोन चेहरों वाले आपने रखे हुए हैं, या लंबे चेहरों वाले आपके जाती जो? नहीं नहीं, मैं ट्रायंगल शेप्ड वाले मैं पहले रखता था। एक जमाने में सब जानवर चोरी हो गए हैं,
और उनके क्रॉस ब्रीड को ले ले करके हम कुछ काम चलाना पड़ रहा है। अभी थोड़े गोल चेहरे वाले भी हैं हमारे पास, और ज्यादातर ट्रायंगल फेस वाले ही हैं। आपके फेवरेट ट्राइंगल फेस ही है? जी। ट्राइंगल फेस को हमारे बहुत सारे दोस्त नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ऐसा ऐसा शायद हमारे अगले प्रोग्राम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ट्राइंगल फेस क्या है। वो लंबे और गोल चेहरे को तो तकरीबन सारे दोस्त हमारे जानते हैं। गुरु भाई, ब्रीडिंग के लिहाज से हमें बताएं, ब्रीडिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ब्रीडिंग में इम्पोर्टेंट यानी कौन से उम्र में ब्रीड करना चाहिए। अगर आखिर ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, हमारे हमारे पास अच्छी नस्ल है, उसको बरकरार रखने के लिए हम ब्रीडिंग करते हैं, ये एक बात। दूसरी बात, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला करके इसको बेहतर बनाने की कोशिश में वो हम ब्रीडिंग कर लेते हैं। उस हिसाब से हमको जानवर यानी ब्रूड पेयर जो है ना वो चुनना चाहिए, उस हिसाब से ब्रीडिंग करना चाहिए। यानी कब रेडी हो, यानी किस उम्र में वो रेडी हैं, और कैसे उसको तैयार करना चाहिए, और रंग को देख करके और नस्ल को देख करके और एटीट्यूड को देख करके कौन सी चीज से मैच करती है, उस हिसाब से यानी ब्रूड पेयर जो है ना वो चुनना चाहिए। उस हिसाब से ब्रीडिंग करना चाहिए, तभी तो रिजल्ट जो है ना वो अच्छा आएगा। गुरु भाई, इसमें आपने एक बात रंग की थी, तो आप क्या समझते हैं रंग कितना इम्पोर्टेंट है मुर्गे की लड़ाई में? रंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस क्या कहती है, ये सन रेस जो है ना, सूरज की किरणें जो है ना, जब ये फना रंग पर जब पड़ते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ रहता है। मान लीजिए काला रंग पर पड़ते हैं, उसका कोई और इफेक्ट रहेगा। वो लाल वाले रंग पर पड़ते हैं, कुछ और इफेक्ट होगा। या पीले पर पड़ते हैं, कुछ और इफेक्ट होगा। या वाइट कलर पर पड़ते हैं, कुछ और इफेक्ट होगा। उस हिसाब से वो जानवर की कैपेसिटी होगी, या एनर्जी लेवल होगी, या फिर एक्टिवनेस होगी, और उस हिसाब से वो जानवर मैदान में जाकर के लड़ेंगे। ऐसा है ना। मतलब रंग मैटर करते हैं? मैं खुद इस पे मैटर बिलीव जरूर करता कर। हूँ कि रंग मैटर करते हैं, क्योंकि हर हम्म। रंग जो है उसकी, अगर वो अपने रंग में है तो हर रंग की एक लड़ाई बताई गई है, और वो बिल्कुल अगर देखे तो वो अपनी लड़ाई शो करते हैं। तो गुरु भाई, ये हम्म। तो आप आपसे आपसे बातों का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो सकता। आधा घंटा गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला गुरु भाई के जो बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। तो अभी मुझे पता है मुर्गे का वजन जल्दी से कम करने से तो वो लड़ाएगा ही नहीं भाई, वो लड़ाई छोड़ जाएगा। जल्दी से कोई चीज कम नहीं होती, आराम से ही कम होता है। तो इस तरह के और सवाल हमारे दोस्तों का आए हैं, जिनको चले एक ग्रेविटी के लिहाज से आपने हमें बताया। गुरु भाई, जो हमारे नए शौकीन हैं, उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो वो क्या हो? कोई भी इस शौक को लेके काम करना चाहते हैं, कोई भी जानवर पालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको जानवर को समझना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। ये जानवर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, कौन सी नस्ल से है, उसमें स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, उसको समझना है। जब तक लोग जानवर को समझेंगे नहीं, उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो जानवर वैसे खराब हो जाए। ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ नए नए शौकीन जो भी आ रहे हैं शौक में, वो जानवर को समझने की कोशिश करें। अगर उनको समझ में नहीं आती तो बड़े लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे बात करें, उनसे सलाह लें, और जानवर को समझें, तब जानवर को लेकर के कुछ काम करें। और गुरु भाई, यहाँ पे एक और चीज जो है वो भी मेंशन करते जाएं कि असील मुर्गा जो है वो बेस है हर नस्ल की तकरीबन। तो ये जो क्रॉसिंग का एक प्रोसेस चल गया है, जिस वजह से नस्लें खत्म हो रही हैं, फिर कील ऐसा आ गया, कील लड़ा लिया आपने, मुर्गा लड़ा, एक जीता एक हारा, जो जीता है वो भी घर आके मर जाएगा, जो हारा है वो भी मर जाएगा। कील इतना सख्त है। तो नस्लें खत्म हो रही हैं, और क्रॉसिंग की वजह से रही सही वो भी खत्म हो रही है। तो ये असील मुर्गे की नस्ल को बचाने के लिए आप क्या समझते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये, या कि नहीं जरूरत, बस क्रॉस करे और मजे लें लड़ाई? देखिए अब द सो कॉल्ड चैंपियन बर्ड्स, यानी अब सुपर सुपर मुर्गे, 10 बाजी जीता या फिर 15 मैदान जीता, ऐसे करके लोग बोल रहे हैं ना,
वो बने कैसे? एक बेस तो होनी चाहिए ना। वो बेस है ना ओल्ड नस्लें। ये ओल्ड नस्लों से ये सब बने हैं, ये चैंपियन मुर्गे, ये सुपर मुर्गे बने हैं। क्योंकि कभी भी वो ओल्ड नस्लें हैं ना, उनको बरकरार रखना, उनको कायम रखना बहुत जरूरी है। वो तो बेस है। उसको लेकर के आप कैसे भी क्रॉस ब्रीड करके लंबे वाले भी बना सकते हैं, या फास्ट लड़ने वाले भी बना सकते हैं, या फिर मोटे वाले भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन वो बेस है ना, वो रहना जरूरी है। इसलिए इसके लिए हमको वो पुरानी नस्लें हैं ना, उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। गुरु भाई, आपके इंडिया में भी क्या ये क्रॉसिंग का प्रोसेस चल रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है? नए नए हर जगह चल रहा है ये। ने क्रॉसिंग हम क्यों करते हैं? आज हमारे हाथ में जो भी है उससे कुछ बेहतर चाहिए, कुछ अलग चाहिए लोगों को। उसी हिसाब से कभी थाईलैंड से ला लिया, कभी ब्राजील से ला लिया, इसको मिला दिया, उसको मिला दिया, वो 10 टाइम विनर को ला लिया, फिर 5 टाइम विनर को ला लिया, फिर ऐसी मादी को ला लिया, बहुत गुस्सेल है। ऐसे करके वो ब्रीड बना रहे, क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं। क्रॉस ब्रीड कभी कभार फेल भी हो जाती है, कभी कभार सक्सेसफुल भी हो जाती है। 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस, 100% इसी तरह होगा करके कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं, 100% चांसेस नहीं मिलते। गुरु भाई आपका बहुत और एक बात शुक्रिया। और एक बात है। मान लीजिए क्रॉस ब्रीड करके आपने चैंपियन मुर्गा बना लिया। ये चैंपियन मुर्गा जो क्रॉस ब्रीड से बना, वो ब्रीडर नहीं बन सकता बाद में। अच्छा, वो अच्छा ब्रीडर नहीं होगा। हाँ, ब्रीडिंग करने के लिए फिर से ओल्ड नस्ल को लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। ये चैंपियन मुर्गा, ये 10 टाइम विनर, 15 टाइम विनर, ये अच्छा ब्रीडर नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि इसमें 2 खून है या 3 खून है, या न जाने कितनी और खून है। तो बच्चा ये किस खून पे फेंकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। गुरु भाई, बड़ी पते की बात आपने की कि जब हम मुख्तलिफ नस्लों को मिक्स करेंगे तो बच्चे निकाल दें, हमको क्या पता कि ये, जी अब हम ये नहीं कह सकते कि ये किस नस्ल पे गया है, ये उसकी नस्ल ही नहीं है। वो तो मिक्स हाँ। मिक्स है बस चूल्हा लग गया तो लग जैसे गया। हम उम्मीद करते हैं, जैसे हम आशा करते हैं, वैसे बच्चे नहीं बनते। अभी ये पूरा 2 साल का मेहनत या 1 साल का मेहनत वो बेकार चला जाता है ना। 2 साल का मेहनत बेकार चला जाता है और टाइम ऑफ हाँ। वेस्ट है, और दिल टूटता है, बंदा फिर जबा करता है कि ये है ही बेकार। ये नहीं पता कि ये बेकार नहीं है ऐसे हमारा। करते 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 पुरानी नस्लें भी, हमने हमारे हाथ में जो भी है वो जानवर भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो 100 साल तो जी जी नहीं सकते ना। 100 साल नहीं जी इसलिए सकते। जब तक वो कंप्लीट यानी फुल फिटनेस में रहते हैं, उसी टाइम हम उनसे ब्रीड लेना चाहिए। उनसे जो भी लेना चाहिए, जो भी उनसे उनको लेकर के करना चाहिए, वो करना है। ऐसे समझ आया। हम एंड बैंड एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, टाइम वैसे ही गुजर जाएगा, और वो नस्लें भी खत्म हो जाएंगी, और हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, हमारे हाथ में आखिर में कुछ नहीं बचेगा। ऐसा हो जाएगा ना। ऐसे बिल्कुल नहीं गुरु होनी भाई, चाहिए किसी भी हाल बिल्कुल बात 100% ठीक है। गुरु भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला और हमारे दोस्तों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। इस तरह दोस्तों, आपने सुना गुरु भाई ने हमें जो है मुर्गे के स्टेमिने के हवाले से बड़ा कुछ बताया कि मुर्गे का जो ग्रेविटी पॉइंट है वो मिडल में होगा, तो वो और उसका जो नाखून है वो इस तरह नीचे की तरफ होने चाहिए। जो उसकी छाती की हड्डी है, उसकी बेल लंबी होगी तो उसका स्टेमिना ज्यादा होगा, लेकिन इससे हट के चीजें होंगी तो मुर्गे का स्टेमिना कम होगा। क्रॉस ब्रीडिंग में लगाए हुए बच्चे जो हैं वो इतने आपके लड़ तो सकते हैं, ब्रीडर वाइज वो आपको 100% रिजल्ट कभी नहीं दे सकते, किस्मत की बात है। उसके अलावा उन्होंने तैयारी के लिहाज से हमें बताया कि मुर्गे को किस चीज की तैयारी चाहिए, इस चीज को नोट कीजिए। उसके अलावा वो बड़ी सेंसिटिव, आप पूरा इंटरव्यू करके सुने तो एक एक बात का आपको अंदाजा होगा कि गुरु भाई ने हमें जो है वो कितनी प्यारी बातें की। तो इसी तरह हम क्यानी ऑफिशियल पेज, जिस तरह आपको कहा है कि क्यानी ऑफिशियल फेसबुक पेज ऐसे लाइक कर लें, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे इंटरव्यू आने वाले हैं और बड़ी अच्छी डिबेट चलने वाली है, जिससे दुनिया भर के मुख्तलिफ मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ इलाकों से हम जो है बड़े अच्छे, जिसमें अफगानिस्तान, इंडिया, पिशावर, पाकिस्तान, सिंध, पाकिस्तान के हर तकरीबन शहर से, इसी तरह जो है वो इंडिया के हर शहर शहर से गुरुचरण भाई हमारे जो है इंडिया से मेजबान भी होंगे। यहाँ से मैं होऊंगा और हाकम बंदयाल साहब होंगे पाकिस्तान से, और पेशावर साइड से हाजी अमीन साहब होंगे।
तो आपके लिए डिबेट का प्रोग्राम अभी स्टार्ट होगा। अभी मैं ऐसा सा तारफ करा रहा हूँ अपने मेजबानों का, ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए कि ये कितने बड़े लेजेंड है जो आके टाइम निकाल के हमारे साथ बैठा करेंगे और हमें जो है वो अपने नॉलेज से। अभी गुरु भाई की आपने बातें तो सुनी होंगी, जरा इनको फिर गौर करके सुनिएगा। ग्रेविएशन जो ग्रेविटी का पॉइंट है, या जो पंजों का या नाखूनों का इसका ताल्लुक है स्टेमिने से, ये बातें आपके लिए शायद नहीं हो, लेकिन इनको आजमाइएगा। ये बातें नई नहीं है, पुराने उस्तादों की बातें जो हम तक शायद पहुंची नहीं अभी तक हम सिर्फ उन्हीं बातों में पड़े हैं कि जो कील मारे वही अच्छा, जो नहीं मारे वो नहीं अच्छा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कील मारना मुर्गे की एक क्वालिटी है, ये असालत नहीं है। तो गुरु भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप आखिर में अगर कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों को तो कहें, फिर उसके बाद हम इनसे इजाजत लेंगे। नहीं नहीं, मैं वही कहूंगा, जानवर को समझिए, जानवर से प्यार कर लीजिए। वो जानवर से थोड़ा सा प्यार आप कर लीजिए, जानवर आपको ढेर सारा प्यार देगा। बस। बहुत शुक्रिया गुरु भाई। दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा अगला प्रोग्राम इसी कियानी ऑफिशियल फेसबुक पेज पे होगा। इसको लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि नए जो हमारे दोस्त हैं उन सब तक हमारा नॉलेज पहुंच सके। तो जब तक हम एक नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।